हुआ बेटा? आंटी, बस थोड़ी देर रुक जाओ, हम पहुंचने ही वाले हैं। नहीं रुक सकती आंटी, प्लीज। बहुत तेज आई है। क्या हुआ? सर इसे बहुत तेज टॉयलेट आई है। आगे देखो, कोई जगह हो तो गाड़ी साइड में लगाओ। वहां चली जाओ, जल्दी करो। आंटी, मैं ऐसे कैसे करूं? आप उधर मुड़ जाइए ना। ठीक है। फातिमा हुआ? फातिमा? 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 सर क्या हुआ? फातिमा फिर से भाग गई। ढूंढो उसे, यहीं कहीं होगी। फातिमा! फातिमा! क्या हुआ? मिली फातिमा? नहीं सर, नहीं मिली। फातिमा, यहाँ क्या कर रही हो बेटा? अच्छा, तुम ये बना रही थी। वापस से तुमने स्कूल से ताड़ी मारी। तुम्हारी फूफी को मालूम पड़ेगा ना, तुम पे बहुत नाराज होंगे। अच्छा डरो मत, ये लो। तुम्हारी फूफी को हम समझा देंगे, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अब चलो घर चलो। मटा गश्ती कर रही थी ये? हाँ? कहाँ पर थी तू? बोलती क्यों नहीं बोल? अरे छोड़ो ना शबनम, तुम यहाँ बाहर ही चालू हो गई हैं। छोड़ो, बच्ची है। चलो आओ फातिमा, अंदर आओ। क्या बच्ची है ये? हाँ? हरकतें देखी है इसकी? सुनो, आज मैं इसके स्कूल गई थी। पता है इसने मास्टरनी को क्या बोला है? कि मेरी फुप्पी को कैंसर है, मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है, इसलिए मैं स्कूल का काम नहीं कर पाती। बोल, बोलती क्यों नहीं? फातिमा, क्या ऐसा है कि तुमने ऐसा बोला? हाँ, मैंने इसे बोला था, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं बोलती तो टीचर मुझे बहुत मारती और अब फूफी मुझे बहुत मारेगी। आप भी मार लो फूफी। देखो 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 इसकी नौटंकी। अब ये रोना धोना बंद कर और पढ़ाई में ध्यान लगा। हाँ? शबनम तुम इधर आओ। अरे बच्ची है पराये घर की, हैं? तुम इसके साथ ऐसा बर्ताव करोगे ना तो हमसे दूरी बना लेगी, और लोग क्या सोचेंगे कि हम इस पे जुल्म ढाते हैं? आप तो रहने ही दीजिए। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से आज वो बिगड़ी हुई है। इतनी मुश्किल से स्कूल में दाखिला कराया है, जब पढ़ाई लिखाई नहीं करनी तो बंद करा दो ना स्कूल। मैंने तय कर लिया है, अब से आशिमा के घर ही पढ़ाई लिखाई करेगी और वहीं से सुधारेगी। चल अंदर जा, कपड़े बदल। पता नहीं सारा दिन कहाँ घूमती रहती है, परेशान कर रखा इसने। अरे ये मेरा बच्चा क्या कर रहा है? घड़ी देखिए, 2 बजे का टाइम है और रोज तू 2:30 बजे के बाद आती है। आज तो तेरी फूफी को बता ही देती हूँ। नहीं प्लीज, फूफी को मत बताइए, मैं कल से टाइम पे आऊंगी। 2 से लेके 20 तक पहाड़ा लिख के दिखा, और इस बार एक भी पहाड़ा गलत हुआ ना तो फिर देख लेना। चल बैठ, बैठ नीचे। जय हिंद सर। आइए। बहुत ही ब्रूटल मर्डर है सर। बच्चे की उम्र सिर्फ 10-11 साल की होगी और इतनी बुरी तरह से मारा है इसे। हो सकता है बच्चा इसी इलाके का हो। आसपास पता करो।
और बड़ी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सर कौन से जन्म का तू बदला ले रही है हमसे? कहाँ मर गई वो? आज मिलेगी ना तो जान से मार दूंगी मैं उसे। कोई बाकी तो नहीं है टिकट के लिए? तुम फातिमा के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? कितनी बार समझाया कि उसके साथ ऐसे पेश मत आया करो। अब अगर वो नहीं लौटी तो लोगों को क्या जवाब देंगे? बस, मुझे तुमसे ज्यादा फिक्र है फातिमा की। अगर इतनी फिक्र थी तुमसे डर के भागी क्यों? वो पहले भी ऐसा कर चुकी है, लौट आई थी ना। अगर इस बार नहीं लौटी ना तो खुदा कसम मैं तुम्हें। चलो चलो उतरो, आखिरी स्टॉप आइए, चलिए उतरिए। चलो ड्राइवर भाई साहब डिपो ले चलो। अरे एक मिनट। ये लड़की किसके साथ हो? कहाँ उतरना था? कहाँ जाना है? वो मेरा अप्पू। रुक कहाँ भाग रही है? रुक ये इतने पैसे चोरी करके भाग रही थी? पॉकेट मारा किसी का? कहाँ से आए पैसे? रुक कहाँ भाग रही? बस में से चोरी किया ना किसी का पर्स? किसका पर्स है? मुझे जाने दो, ये मेरे पैसे। ये रुको, ये क्या कर रहे हो बच्चे के साथ? शर्म नहीं आती बच्ची को छेड़ते हुए? अरे भाई साहब बहुत ही चालाक लड़की है ये। बस में से किसी का पॉकेट चुरा कर भाग रही थी और जब मैंने पकड़ा तो मुझे फंसाने के लिए ऐसा कर रही है। किसका पर्स है ये? कहाँ से है तुम्हारे पास इतने पैसे? एक काम करे भाई साहब, पुलिस को बुलाइए। कमिंग सर। कमिंग। सर तालाब के बारे में तालाब के आसपास सभी लोगों से पता किया लेकिन किसी ने भी उस बच्चे को आइडेंटिफाई नहीं किया और हमने सभी पुलिस थानों में भी चेक किया सर, लेकिन किसी भी थाने में ऐसी कोई भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है जो उस बच्चे की उम्र और हुलिये से मैच करती हो सकता बच्चा यतीम हो या फिर उसकी फैमिली से ही उसके मर्डर में शामिल हो, इसलिए मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं की गई। तो हो सकता है कमिंग सर। कमिंग। सर नोएडा के एक बस स्टॉप पर 9-10 साल की एक बच्ची को पकड़ा गया है। सर कंडक्टर का कहना है कि वो बच्ची बस में पॉकेट मार रही थी, लेकिन जब उस कंडक्टर ने उसे पकड़ा तो वो बच्ची उस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने लगी। शर्मा सर चलो। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? देखो डरो मत, जो भी है सच सच बताओ। क्या ये अंकल ठीक बोल रहे हैं? सर मैं झूठ क्यों बोलूंगा? इस लड़की के हाथ में जो पर्स है आप उसे देखिए, कितना पैसा है उसके अंदर। लो बेटा पर्स देखो। नहीं। कविता दो छोड़ो। इतने पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? बेटा तुम्हारा घर कहाँ है बताओ। जॉब कर रहा है। अरे साहब जाने दो ना साहब, गलती हो गई। तो क्या है? चाय पानी है साहब। सर आपको खर्चा पानी चाहिए ना, ये लीजिए रख लीजिए, पर प्लीज मुझे जाने दीजिए। ए लड़की, क्या समझा है तूने? हाँ, छोड़ इसको। सर ये देखिए क्या निकला इस पर्स में। ये क्या है? कहां से आया तुम्हारे पास ये? किसने दिया तुम्हें? बेटा, तुम्हें मालूम है तुम्हारे पर्स में क्या था? देखो, हम अब भी पूछ रहे हैं, सच सच बता दो, क्या वो पर्स तुम्हारा है? नहीं, वो
वो पर्स मेरा नहीं है। तो वो पर्स आपने चुराया था? नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। तो वो पर्स आपके पास कैसे आया? सर बहुत चालाक लड़की है। जब इसके पर्स में से पैसे निकले तो कहती मेरा है, और जब गांजा निकला तो मना करने लगी। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मेरे घर जाना है। अच्छा ठीक है, आपको आपके घर लेके जाएंगे, लेकिन कैसे लेके जाएं? पहले ये तो बताओ आपका घर है कहाँ पे? याद नहीं? लेकिन आपको आपका नाम तो याद होगा ना? क्या नाम है आपका? और वो बैग आपके पास कहाँ से आया? देखो बेटा, जब तक तुम कुछ बोलोगी नहीं, ये तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। अब बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? फातिमा। फातिमा, तुम्हारा घर कहाँ है? झारखंड। झारखंड? तो झारखंड से नोएडा कैसे है? रेलगाड़ी से। किसके साथ? आपके घर पे और कौन कौन है? छोड़ो मुझे, मुझे घर जाना है, घर जाना है। हाँ बेटा, आपके घर ले जाएंगे। अभी आप अंदर जाओ। शर्मा, पता करो, शायद कहीं से इस लड़की के बारे में कुछ पता चले। सर, और उस लड़के का क्या हुआ, कुछ पता चला? पूछताछ जारी है सर। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक भाई। वालेकुम अस्सलाम। और जावेद भाई, सब गनीमत? क्या बताओ भाई, कुछ भी गनीमत नहीं है। लड़की ने नाक में दम कर रखा है मेरा बैग चुरा के भाग गई। बैग में 10,000 रुपये के साथ साथ 25,000 का माल भी था, और अभी पुलिस के हाथ लग गई है। भाई मेरे को शक है कि कहीं इस लड़की के चक्कर में पुलिस हम तक ना पहुंच जाए। टेंशन मत ले जावेद, मैं निकालता हूँ इसको बाहर। ये देख, इस लड़की के पास ड्रग्स मिला है। अपने एरिया में जितने भी लोग ड्रग्स का धंधा करते हैं ना, सबकी इन्फॉर्मेशन निकाल और पता कर इस लड़की के पास ये ड्रग्स आया कहाँ से। अल्लाह, फातिमा, ये क्या कर दिया तूने? पूरी दीवार खराब कर दी। अम्मी, दीवार खराब का किया? देखो कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई है। ये आपा, ये भाईजान, ये आप, ये अब्बू और वो मैं, छोटी सी। बेटा, अगर फोटो बनानी थी तो कॉपी में बनाती। पूरी दीवार गंदी करने की क्या जरूरत थी? अम्मी, कॉपी भर गई है। मैंने अब्बू से कहा था कि वो कॉपी ले आए। हाँ तो तेरे लिए लाए हैं ना नई कॉपी, ये देख। ये मेरी नई कॉपी। मेरा प्यारा बच्चा। ना आपा, भाईजान, देखिए अब्बू मेरे लिए नई कॉपी लाए हैं। अरे फातिमा, ये क्या कर रही हो? पूरी दीवार गंदी कर दी। कॉपी भर गई है, नई कॉपी कब लेके आएंगे अब्बू? अब्बू? बेटा, तुम्हें अब्बू की याद आ रही है? तो बताओ, तुम्हारे अब्बू कहाँ रहते हैं? हम उन्हें यहाँ बुला लेंगे। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। सर, जिस बच्चे की लाश तालाब में मिली थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसकी मौत चाकू घोंपने से हुई थी और फॉरेंसिक टीम ने उसके कपड़ों की जांच की तो उसकी पैंट की जेब से ट्रेसेस मिले हैं सर। फातिमा के पास से भी मिले थे, तो हो सकता है फातिमा का उस बच्चे से कोई कनेक्शन हो। उसे मिलते हैं, मुमकिन है उसके बयान से हमें उस बच्चे पर कोई क्लू मिले।
सर उस लड़की ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी इस बात में सच्चाई है कि वो झारखंड की रहने वाली है। ऐसा लगता है उसके अब्बू मर चुके हैं। उनका जिक्र होते ही वो उदास हो गई थी और तब से उसने कुछ खाया भी नहीं। मुझे नहीं खाना, मुझे जाने दो। क्या हो रहा है ये? मुझे जाना है यहाँ से। घर जाना ना आपको? बैठो। हम तो आपसे यही पूछ रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है। जब तक आप बताओगे नहीं, हम आपको आपके घर कैसे लेके जाएंगे? बोलो। ठीक है, लेकिन हमने आपके घर का पता लगा लिया कि आप कहाँ रहती हैं। यहीं रहती हो ना, जहाँ पे लड़का रहता था? नहीं, मुझे जाना है। एक मिनट, बोलो कहाँ जाना? जगह का नाम बोलो। दुर्गापुर। गली नंबर, मकान नंबर याद है? नहीं, वो तो नहीं मालूम, पर मेरे घर की दीवार सफेद रंग की है। कहाँ थी तू फातिमा? भूख नहीं लगती क्या तुझे? तेरी वजह से अम्मी ने भी खाना नहीं खाया। दवा लेनी उनको। अम्मी आप खाना। अम्मी आपको तो बुखार है। बुखार में सर क्यों गर्म होता है? बातें बनाना छोड़ और चल खाना खा। रिहाना, ये अम्मी। बेटे खाना लिया तो? लाई अम्मी। ये ले, ये तेरे लिए, अम्मी आपके लिए। चल। अब्बू, अपने आप को संभाल नहीं सकते तो इतना क्यों पीते हो? आपकी अम्मी को क्या हो? अच्छा बैठो, बैठो, बैठ जाओ। ये लड़की कुछ भी साफ साफ नहीं बोल रही है। कुछ है जो ये शायद जानबूझ के छुपा रही है। लेकिन सर, दुर्गापुर झारखंड का एक कस्बा है। हो सकता है झारखंड की रहने वाली हो, लेकिन ये नोएडा कैसे पहुंची? और इसके पास वो ड्रग क्यों मिली? और इसका उस बच्चे के साथ क्या कनेक्शन है जिसकी बॉडी हमें उस तालाब में मिली? उस बच्चे का कत्ल किसने किया, क्यों किया, किस मकसद से किया? खबरें से कटे? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं। अगर ये मान लें कि ये दोनों बच्चे किसी ड्रग पेडलिंग गैंग के लिए काम करते हैं, तो जाहिर है उन लोगों ने इन्हें ट्रेनिंग दी होगी। इसलिए बच्ची किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रही, बल्कि गोल गोल बातें करके घुमा रही। वो नहीं बोल रही जो हम इससे पूछना चाह रहे हैं। और इसने जो तुम्हें घूस देने की कोशिश की, ये रंग ढंग भी उसने वहीं से सीखे हों। ये लड़की हमें मिली गाजियाबाद से नोएडा आने वाली बस में। तो ड्रग पेडलिंग ग्रो भी उसी रूट पर एक्टिव होगा। एक काम करो, इसको वापस उसी रूट पर लेकर जाओ और इसके एक्सप्रेशन को बारीकी से मॉनिटर करना। ये अपनी जगह को देखकर जरूर रिएक्ट करेगी। और ये भी पॉसिबल है कि वहाँ कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो इस लड़की को पहचानता हो।
कौन है वहां? कौन है? कौन है? चोर! चल चल चोर! क्या हुआ? क्या हुआ? गार्ड! क्या हुआ? कौन आया था? मैम फातिमा अपने रूम में नहीं है। गायब है। नहीं है मतलब? सर, यहाँ के गार्ड पे हमला हुआ है। फिलहाल उसे हॉस्पिटल भेज दिया है। फातिमा कुछ पता चला? नहीं सर। इधर सर, जब हम लोग आए तो गार्ड यहीं पड़ा हुआ मिला था। पता नहीं, एक लड़की गायब होगी और आप लोगों को पता नहीं। क्या कर रहे थे? ये सिक्योरिटी यहाँ की? सर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। और मैडम आज तो हो गया ना? सीसीटीवी है? हाँ सर। फोटो निकाली, फातिमा की फोटो सभी पुलिस स्टेशन में भेजो और पैटर्न टीम को भी इन्फॉर्म करो। सर, दो आदमी यहाँ पर आए थे, लेकिन क्या ये फातिमा को यहाँ से भगाने आए थे या फिर इन सब का फायदा उठाकर फातिमा खुद भाग गई? ये दोनों जो भी थे इस जीवन शांति में चोरी के इरादे से तो आए नहीं होंगे। तो इनका मकसद क्या था? फुटेज से साफ लग रहा है कि फातिमा इनके साथ नहीं गई, बल्कि अपनी मर्जी से भागी। शर्मा, इस बच्ची का जल्द से जल्द मिलना जरूरी है। पता करो वो नोएडा में कहाँ हो सकती है। उसने कहा था कि वो झारखंड के दुर्गापुर की रहने वाली है। वहां की लोकल पुलिस को उसकी एक फोटो भेज। नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते, बोलो। एक बर्फ मिलेगा? 14 रुपए। ए रुक रुक रुक, चोरनी पैसे दे। ए रुक रुक रुक। साहब मैं फातिमा की फूफी हूँ, लेकिन फातिमा तो यहाँ नहीं रहती। कहाँ रहती? वो फरीदाबाद में रहती है। मेरी छोटी बहन और उसकी छोटी फूफी शबनम के यहाँ पर। फरीदाबाद में शबनम रहती कहाँ? वो सब मैं आपको बताती हूँ साहब, लेकिन पहले आप ये तो बताइए कि फातिमा ने ऐसा क्या किया है कि आप उसे ढूंढते हुए यहाँ तक चले आए? हमने उसे नोएडा में चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया और उसके पास से ड्रग्स भी मिली थी। क्या? नहीं साहब, हम इस बच्चे को तो नहीं जानते, और साहब हम तो फातिमा को भी फरीदाबाद नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन इन बच्चों की किस्मत ही खराब। ये बच्चे तो तभी अनाथ हो गए थे जब इनकी माँ जरीना का इंतकाल हुआ, और जरीना की मौत के बाद तो वो ज़्यादा ही शराब पीने लगा था। उसके कुछ दिनों बाद तो उन्हें भी किसी ने मार दिया। और कमाल, रेहाना और फातिमा, ये तीनों बच्चे अनाथ हो गए। साहब ये दोनों तो फिर भी बड़े हैं, लेकिन फातिमा इतनी छोटी उम्र में ये हादसा उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपने अम्मी अब्बू को हमेशा याद किया करती थी और अकेले में बड़बड़ाया करती थी। अम्मी अब्बू बुरे नहीं है, है ना अब्बू? आप मेरी तरह अम्मी से भी बहुत प्यार करते हैं ना? फातिमा को अख्तर भाई और भाभी की मौत का गहरा सदमा लगा था। हमें लगा था कि वो यहाँ रहेगी तो वो उनकी याद में पागल हो जाएगी, इसलिए हमें उसे शबनम और उनके शौहर के साथ फरीदाबाद भेजना पड़ा। रेहाना अब्बा, मुझे नहीं जाना।
कमाल भाईजान, मुझे आपके साथ रहना है। फातिमा, अभी घर चलो, रेहाना और कमाल तुमसे घर पर मिलने आएंगे। आओगे ना मिलने? हाँ फातिमा, तू जा, हम आएंगे बड़ी फूफी के साथ, पक्का। इनसे शबनम का नंबर और एड्रेस लो और शर्मा को बोलो कि तुरंत शबनम के घर जाए। सर। याद ये लोग पूरा सच नहीं बोल रहे हैं। वहाँ हमें फातिमा उस हालत में मिलती है और यहाँ आके पता चलता है कि उसके वालिद अख्तर का कत्ल हुआ था। ये अख्तर का कत्ल क्यों हुआ था? सर अख्तर को शराब की लत थी, साथ साथ वो जुआ भी खेलता था। सर कई लोगों से वो कर्जा भी ले रखा था। सर यहाँ के लोगों से उसकी बनती भी नहीं थी, तो हमें लगा शायद मर्डर की वजह यही हो। तुम लोगों ने कुछ भी छुपाया ना तो तुम दोनों ही जेल में हो गए। बताओ कहाँ है फातिमा? बोलो। हाँ साहब, हम आपसे कुछ नहीं छिपाएंगे। हम तो फातिमा को यहाँ उसके भले के लिए ही लाए थे, लेकिन बेचारी की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। साहब, हमने अपनी हैसियत के हिसाब से उसका स्कूल में दाखिला भी कराया था। हाँ, शुरुआत में उसका यहाँ मन नहीं लगता था, लेकिन बाद में उसका पढ़ाई में खूब मन लगने लगा था। फूफी, फूफी आपको पता है, मैंने स्कूल में टॉप किया है। मुझे 100 में से 95 मार्क्स मिले। अरे वाह, दिखा। अरे वाह, शाबाश। मैं बहुत खुश हूँ। अरे लेकिन ये खुशी सिर्फ चंद दिनों की ही थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, उसका धीरे धीरे पढ़ाई से भी मन हटने लगा। हम उसे स्कूल भेजते थे तो स्कूल से भी भाग जाती थी। आए दिन उसकी मास्टरनी उसकी शिकायत करती थी। मैं जब उसे समझाती थी तो वो घर से भी भाग जाती थी और रास्तों में भटकती रहती थी। फिर हमें मजबूरन उसका स्कूल बंद करवाना पड़ा और फिर उसके बाद वो आशिमा के घर चली गई पढ़ने के लिए। आशिमा? कौन आशिमा? आशिमा मेरी सहेली है, वो यहीं पास में ही रहती है। आशिमा उसे पढ़ाती थी और फातिमा बदले में आशिमा के बच्चे का ख्याल रखती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद फातिमा का मन वहाँ से भी उब गया था, वो वहाँ से भी भाग गई। सर, हमारी जिंदगी तो उसको इधर उधर ढूंढने में ही बीत गई है। लेकिन अभी फातिमा इतने दिनों से हमारे साथ थी, तो इस बार उसको ढूंढने की कोशिश नहीं की तुम लोगों ने? और उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज नहीं करवाई? साहब, हम लोग कंप्लेंट करना चाहते थे, लेकिन इस बार हम लोग डर गए थे। किस बात से डर गए थे? वो साहब, इस बार फातिमा से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। साहब, फिर आशिमा ने बताया कि फातिमा उसके बच्चे को खूनम खून करके भाग गई है। हमने फातिमा को खूब ढूंढा, लेकिन हमें कहीं नहीं मिली वो। मतलब फातिमा ने आशिमा के बच्चे को मार दिया? नहीं साहब, बच्चा मरा तो नहीं, लेकिन उसको बहुत गंभीर चोटें आई थी और उसकी हालत बहुत नाजुक है। और फातिमा ने सिर्फ बच्चे को गिराया ही नहीं, बल्कि उनके घर से 10,000 रुपए भी चोरी करके भाग गई थी। ये आशिमा का घर कहाँ है, बताओ मुझे। चलो। साहब, वो लोग यहाँ पे नहीं है, बच्चे का इलाज करवाने मुंबई गए हैं। इस बच्चे को देखा है कभी? जानते हो इसे? नहीं साहब। लेकिन शर्मा, एक 10-11 साल की बच्ची में इतना गुस्सा, ये नॉर्मल बात नहीं हो सकती। होगी भी कैसे? पिछले 1-1.5 साल में इस बच्ची ने इतना सहा है, इतना देखा है। अपने माँ बाप खोए, अपने भाई बहन से दूर, या अपने फूफा फूफी के साथ रह रही। लेकिन सर, उसके छोटे फूफा फूफी का कहना है कि फातिमा का बर्ताव 6 महीने पहले तक काफी अच्छा था, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी वो। लेकिन फिर सडनली उसके बर्ताव में ऐसा चेंज आया कि उसने एक छोटे से बच्चे की जान लेने की कोशिश की। शर्मा, बच्चों में कोई भी बदलाव ऐसे ही अचानक ही एकदम नहीं आता। उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती। तुमने बताया था कि पिछले 6 महीने से आशिमा के यहाँ जा रही थी। आशिमा से मिले? नहीं सर, मेरी इससे फोन पे बात हुई थी, मुंबई में है वो। और हाँ सर, जब हम फातिमा को अलग अलग एरियाज में घुमा रहे थे तो उसने आशिमा के घर को देखकर रिएक्ट भी किया था।
सर हो सकता है फातिमा ने उस घर को इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि आशमा के बच्चे को उसने वहीं पर घायल किया था। और इस बच्चे को घायल करने के बाद ही वो भागी थी और हमें ड्रग्स के साथ मिली थी। और ये कैसे माँ बाप जिनके छोटे से बच्चे पर फातिमा ने जानलेवा हमला किया और उन्होंने कोई पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं की? जावेद और आशमा दोनों के बारे में पता करो। सर। क्या फातिमा, घर नहीं चलना है क्या? आजा, घर चलता है। नहीं, छोड़ो मुझे, मुझे घर नहीं जाना, प्लीज। फातिमा, बोला ना घर चल। छोड़ो ना। चल, चल। अरे पकड़। अंकल, दो गुंडे मुझे परेशान कर रहे थे, मुझे बचा लो प्लीज। कहाँ है? कहाँ है गुंडे? दिखाओ। कहाँ है गुंडे? अंकल, मैं सच कह रही हूँ, वो भी यहीं पे थे। बस फातिमा, बहुत कहानी मना ली, बहुत घुमा लिया हमें। चलो अब। फातिमा, अब एक भी झूठ बोला तो अच्छा नहीं होगा। बताओ, जानती हो इस लड़के को? नहीं? नईम नाम था इसका? और वो दो लोग कौन थे जो उस रात यहाँ पर आए थे और तुम भाग गई थी? सर मुझे लगता है बच्ची एक साथ कई ट्रॉमा से गुजर रही है। उसने जो कुछ भी देखा है उसकी वजह से ही उसके व्यवहार में परिवर्तन आया है। एंड आई फील बच्चों में ऐसे मेंटल ट्रॉमा की वजह फिजिकल एब्यूज भी हो सकता है। इसका कंप्लीट मेडिकल चेकअप करना पड़ेगा सर। ओके, आप चेकअप कीजिए एंड प्लीज अपडेट। आइए सर। बोलो राणा। जावेद और आसमा की कुंडली निकालिए। आसमा तो क्लीन है, लेकिन ये जावेद जो है किसी मुश्ताक नाम के आदमी के साथ मिलकर ड्रग्स का धंधा करता है। जावेद और मुश्ताक अंडरग्राउंड होने की फिराक में थे, लेकिन हमारी टीम ने जल्दी उनके ठिकाने का पता लगा लिया। जावेद और मुश्ताक को हमने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन फातिमा की मेडिकल रिपोर्ट ने हमें चौंका दिया। एक 10 साल की बच्ची के साथ लंबे अरसे से रेप किया जा रहा था। फातिमा के साथ हुई सहवानियत के लिए तब हमें सिर्फ जावेद और मुश्ताक ही गुनहगार लग रहे थे। हमने फातिमा का रेप कभी नहीं किया साहब। बस पिछले 6 महीने से हम लोग उसे अपना ड्रग्स का माल बेचने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे साहब। बस। हाँ साहब, वो मेरी बीवी के यहाँ पे पढ़ने आया करती थी, तभी मुझे उसे इस्तेमाल करने का आइडिया आया था। फातिमा, आज के लिए काफी है, तुम घर जाओ, ठीक है? फातिमा, फातिमा, एक काम करेगी? खूब सारे पैसे मिलेंगे। पैसे? हाँ, बहुत सारे। फिर मैं उसे थोड़े पैसों का लालच देकर उससे अपने कस्टमर्स को ड्रग्स पहुंचाने के लिए बोलने लगा। साहब, बच्चों पर कोई शक नहीं करता है और वो पकड़े भी नहीं जाते, और अगर पकड़े भी गए तो उन्हें छुड़ाना बहुत आसान होता था साहब। चुप खड़े रहा। अरे साहब जाने दो ना साहब, गलती हो गई। कैसी गलती हो गई? बच्ची है साहब। ये क्या है? चाय पानी है साहब। ये बच्चा भी तुम दोनों के लिए काम करता था? हाँ साहब। तो फिर इसे मारा क्यों? तो क्या करते साहब, हमने उसको धंधा सिखाया और वो हमसे ही चालाकी करने लगा। कस्टमर से पैसा मिलता तो गायब कर देता, तो फिर वो हमने उसे गज्जू भाई से भी मिलते हुए देखा था। कौन गज्जू? गज्जू का भी हमारी तरह यही धंधा है। वो नईम साहब हमारा माल गायब करके उसके कस्टमर्स को बेचने लगा। खोपड़ी घूम गई साहब, मार डाला उसे। अल्लाह हमसे शानपति करेगा क्या रे?
जो हमें गुस्सा दिलाता है ना, हम उसका क्या हाल करते हैं पता चल गया ना? दिमाग में डाल ले। साहब, हमको लगा नहीं कि मौत के बाद फातिमा काबू में आ जाएगी, लेकिन अगले दिन जब वो मेरे घर पे फिर से पढ़ने के लिए गई तो साहब उसने मेरे ही बच्चे को जान से मारने की कोशिश की। साहब, हम लोग सिर्फ फातिमा को पकड़ के खत्म करना चाहते थे, इसलिए उस दिन जब हम लोग जीवन शांति संस्था गए थे तो साहब वहां पे देखकर फिर से भाग गए। कौन है? छोड़ साले, रुक साले, रुक। हम सच कह रहे हैं साहब, हम सिर्फ फातिमा को पकड़ के खत्म करना चाहते थे, हमने उसका रेप कभी नहीं किया साहब। साहब माफ कर दो साहब, साहब हमको मारा। फातिमा, कुछ तो बोलो बेटा, कौन था वो जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया? डरो मत बेटा, हमें खुल के बताओ। देखो, अगर तुम हमें नहीं बताओगी तो वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, और फिर तुम्हारी तरह वो किसी और के साथ भी ये सब कर सकता है। तुम नहीं चाहती ना कि किसी और के साथ ये सब हो? तो बताओ बेटा, बोलो कौन था वो? डरो नहीं, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, हम हैं। बोलो। फूफा। तुम्हारे फूफा? साहब, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्हें छोड़ दीजिए, वो लड़की झूठ बोल रही है। अपने शौहर को बचाने के लिए उस बच्ची को झूठा बोल रही हो? साहब, आप उस लड़की को जानते नहीं हो, वो एक नंबर की झूठी है। बच्ची की तरह समझा उसको हमने, लेकिन हमेशा वो एक बात से हमसे चिढ़ती थी। उसके बाप का और हमारा 36 का आंकड़ा था, और हमेशा अक्सर झगड़ा होता था हम दोनों का। जब यहाँ थी तो बोलती थी कि हमारे पापा बहुत अच्छे हैं, और मैंने उनको क्यों पीटा। तब तो उसे ये भी कहना चाहिए कि उसके अब्बू अख्तर का कत्ल तो नहीं किया। साहब, अख्तर का मर्डर किसी और ने नहीं, बल्कि उसके बेटे फातिमा के भाई कमाल ने किया। साहब, अख्तर अपनी बीवी को पीटा करता था, और उसी वजह से वो अल्लाह को प्यारी हो गई, और कमाल ने इसीलिए ऐसा किया। और वो बच्ची तो साहब, वो बचपने में कुछ भी बोल रही है, हमने कुछ नहीं किया। आप उसी से पूछिए, कोई और ही होगा। सर, इसे बहुत तेज टॉयलेट आ रही है। सर, क्या हुआ? फातिमा फिर से भाग गई। फातिमा के बयान की बुनियाद पर हमने फरहान को फातिमा के साथ रेप करने के जुर्म में कस्टडी में ले लिया था, लेकिन फरहान की ये बात सच साबित हुई कि फातिमा के अब्बू को फातिमा के भाई कमाल ने ही मारा था। कमाल के खिलाफ दुर्गापुर पुलिस ने सारे सबूत जुटा लिए थे, और कमाल को बाल सुधार गृह भेज दिया गया था। लेकिन फरहान लगातार इस बयान से इनकार कर रहा था। वो बार बार यही कह रहा था कि उसने फातिमा का रेप नहीं किया, और फरहान के इस बयान का सपोर्ट सिर्फ उसकी बीवी शबनम ही नहीं, बल्कि फातिमा की बड़ी फूफी मेहरुनिसा और फूफा मुस्तफ़ा भी कर रहे थे। पर हमने फरहान के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी थी। 2 महीने से कोर्ट में इस केस की सुनवाई चल रही थी, लेकिन इस पूरी सुनवाई के दौरान फातिमा के बड़े फूफा और फूफी कभी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। फरहान लगातार कोर्ट में खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा था। डिफेंस लॉयर वीना सहगल और प्रोसिक्यूशन लॉयर अनिल सिंह बार बार कोर्ट में अपना अपना पक्ष रख रहे थे, लेकिन फैसला किसके हक में जाने वाला था इसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। और फिर जो हुआ, उसने इस केस का रुख एक बार फिर से बदल दिया। सर, ये जीवन शांति संस्था से मिली ड्राइंग है जहां फातिमा रहती थी। सर, मैं इस कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे शबनम से सवाल जवाब करने की इजाजत दे। इजाजत है। आपने इससे पहले कभी ये ड्राइंग देखी थी? जी, घर पर फातिमा ने ही बनाई थी। आपने सबसे पहले ये ड्राइंग कब देखी थी? जब फातिमा पहली बार स्कूल नहीं गई थी। आप जा सकती हैं। सर, ये ड्राइंग से साफ साफ झलक रहा है कि रेप के बाद उस बच्ची के दिल और दिमाग पर कितना बुरा असर पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी जब वो नोएडा में आई तो पढ़ाई लिखाई में वो अच्छी थी, अव्वल थी। यानी उसने अपने गम से उबरना सीख लिया था। ये फरहान ने जो इसके साथ कुकर्म किया, ये जो घिनौना काम किया, फातिमा उससे उबर नहीं पाई। इसके अंदर आई एग्रेशन और बेचैनी की भी यही वजह है।
और मिलाड अब ये सच से दूर भाग रही है। और सच से दूर इसलिए भाग रही है क्योंकि इसने जो देखा है उसको देखने के बाद इसका सच्चाई पर से विश्वास उठ गया है। और अभी भी अगर इसको न्याय नहीं मिला, इसके सच को झूठ बोलकर खारिज कर दिया गया, तो मिलाड इसके साथ बहुत बुरा होगा, इस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ऑब्जेक्शन सर, हम इस बच्ची को कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं मान सकते। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। पिछले 2.5 महीने से ये सुनवाई चल रही है। आजकल हमारी सोसाइटी में माइनर्स के साथ अक्सर ऐसी अमानवीय, नीच और भद्दी हरकतें हो रही है जिससे एक बच्चे का न सिर्फ भविष्य खराब होता है बल्कि आने वाली एक पीढ़ी, सभ्यता और समाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए ये कोर्ट फरहान कुरैशी को गिल्टी मानता है और उसे इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाता है। अरे आ गई तू? अभी तो सुबह के 7 ही बजे। इतनी जल्दी कैसे गया? तेरे यार ने तेरे को छोड़ दिया? इतनी जल्दी कैसे मुंह काला करके आ गई तू? तेरे वजह से। उसको पता है ना तू कितना निकम्मा है। मुझे ही तेरा ध्यान रखना पड़ता है। तेरा खाना पीना, ये रात भर जो दारू तेरी चलती है ना, सब मुझे ही देखना पड़ता है ना। सारी निकम्मे, मेरी बेकारी का बहाना भर के रात भर मुंह काला करती रहती है तू। मैंने बोला था क्या उसके बिस्तर में घुसने का तेरे को? मैंने बोला था। और क्या करे, सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी मेरी। तेरी इज्जत का इतना ख्याल है ना तुझे, तो जाके कुछ काम कर। यहाँ घर बैठकर मुझ पर शक करता है और बदनाम करता रहता है मुझे। सिद्धांत, वो मैं नमिता के साथ। चुप। सिद्धांत, तुझे मैंने बोला था ना मेरे मयांक से दूर रहे। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? सिद्धांत छोड़ो उसे, उसकी कोई गलती नहीं इसमें। तू चुप रहे। तू बीच में नहीं बोलेगा। आज मैं इसकी ऐसी हालत करूंगा, इसे जिंदगी भर याद रहेगा। सिद्धांत मेरी बात तो सुनो। आज के बाद मेरे मयांक के आसपास भी दिखाई दी तो जान से मार दूंगा। क्या करूंगा? तुझे जान से मार दूंगा मैं। सिद्धांत, अभी तो तेरे को इतने में ही छोड़ा है। अभी भी नहीं सुधरी ना तू, तो देख तेरी क्या हालत करता हूं मैं, समझी ना? हाल तो अब मैं तेरा करूंगी। तुझे तेरे किए की सजा जरूर मिलेगी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। सिद्धांत, सिद्धांत दरवाजा खोल। सिद्धांत, सिद्धांत, सिद्धांत दरवाजा खोल। सिद्धांत, ये क्या किया तूने?
पागल हो गया तू? सिद्धांत उठ। क्या किया तूने? हाथ निकाल। तू हाथ मत लगा मुझे। सिद्धांत माफ कर दे यार, दोबारा नहीं होगा ऐसा, गलती होगी मुझसे। गलती नहीं, तूने जानबूझ के किया है मेरे साथ। शायद मुझ में ही कोई कमी है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं नमिता को कभी नहीं मिलूंगा। आई डोंट ट्रस्ट यू, लेकिन फिर भी मैं ऐसा कुछ करूंगा कि तू चाह कर भी उसे नहीं मिल पाएगा। सर यहाँ की 2 ड्रम्स है जिसमें कुछ केमिकल है, जिसमें से अजीब सी बदबू आ रही है, और वहाँ खून के कुछ धब्बे हैं, लेकिन कहीं भी बॉडी नहीं मिली। क्या है ये? डेड बॉडी इसलिए नहीं मिली गायकवाड़ क्योंकि शायद डेड बॉडी के टुकड़े करके उसे इस केमिकल में डाल दिया गया है और वो बॉडी इस केमिकल में घुल गई है। अब ये पता करना होगा कि ये बॉडी किसी जानवर की है या किसी इंसान की। वो खून के धब्बे क्या बोल रहे थे? सर यहाँ पे कुछ मांस के टुकड़े भी मिले हैं, ये देखिए। खून भी सूख चुका है, लेकिन जिस मात्रा में यहाँ पे खून है लगता है बॉडी को यहीं काटा गया होगा। फॉरेंसिक टीम को बुला। हमें सबसे पहले ये पता करना होगा गायकवाड़ कि इतनी भारी मात्रा में ये केमिकल यहाँ पर कैसे आए और ये केमिकल एग्जैक्टली है क्या। दूसरी बात ये कि ये बॉडी एग्जैक्टली किसकी है, मतलब किसी इंसान की है या किसी जानवर की है। एक काम करो गायकवाड़, आजू बाजू के पुलिस स्टेशन में पिछले 5-7 दिनों में जितने भी मिसिंग केसेस हुए हैं उन सब की डिटेल्स निकालो। और हाँ, दूसरी बात, वो जो मांस के टुकड़े हैं उनको कलेक्ट करके एविडेंस के लिए भेज दो। साहब मेरा बेटा 1 हफ्ते से गायब है साहब, पता नहीं उसका क्या हुआ, प्लीज उसे ढूंढिए साहब। कहाँ गया पता नहीं चला साहब, प्लीज। कर दे, काय गड़बड़ है? हड़ू शांत। साहब मेरा बेटा अमित यहाँ पुणे में चंदन नगर में रहता है। 1 हफ्ते पहले मेरी उसके साथ फोन पे बात हुई थी, वो बहुत ही परेशान लग रहा था। बाबा बेटा तू रो क्यों रहा है? बोलो ना क्या हुआ? बाबा रेखा अच्छी लड़की नहीं है बाबा, मुझे उसके साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी। वो पेट से है और वो मेरा बच्चा नहीं है। क्या? सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी उसने। साहब उस दिन के बाद मेरी दोबारा उससे बात नहीं हो पाई। वो ना ही गांव में आया और ना ही फिर उसका कभी फोन लगा। तो आपका बेटा अमित शादीशुदा है और यहाँ हमारे चंदन नगर में अपनी बीवी के साथ रहता है? हाँ साहब। तो आपने उसकी बीवी से बात की? उसे तो पता होगा ना वो कहाँ है। साहब अगर वो घर में मिलती तो पूछता ना। साहब वो तो खुद ही गायब है। क्या मतलब पति पत्नी दोनों गायब है? हाँ साहब, पता नहीं सब क्या हुआ, लेकिन ये रेखा है वो हमारे जात की नहीं है। 2 साल पहले दोनों ने रत्नागिरी में लव मैरिज करके वो लोग यहाँ पुणे में चले आए। अमित ने 2 साल पहले मेरे मर्जी के खिलाफ रेखा से शादी की थी, इसलिए मैं उससे थोड़ा नाराज था। लेकिन साहब अमित मेरा इकलौता बेटा है, उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। अमित और रेखा डॉक्टर प्रदीप लेले के यहाँ काम करते थे, ठीक ठाक कमा लेते थे। लेकिन फिर आखिरी बार जब मेरी अमित से बात हो गई तो मुझे पता चला कि कुछ ठीक नहीं है। वो बहुत ही दुखी था, बहुत परेशान था। सर ये फॉरेंसिक रिपोर्ट के बारे में कुछ बात करनी थी। आप 2 मिनट बैठिए, मैं आता हूँ।
सर उन 2 ड्रम में जो गली हुई बॉडी मिली थी उसके फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक वो किसी इंसान की ही बॉडी है। पर हाँ सर, उन दोनों ड्रम में जो केमिकल मिला था वो कॉन्सेंट्रेटेड कैसे था, जिससे उस बॉडी को डिस्ट्रॉय किया गया ताकि मरने वाले का नामो निशान न रहे। जी सर। और सर रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर बॉडी मिलने से 3-4 दिन पहले हुआ था। मतलब पॉसिबल है कि ये मर्डर 6 या 7 तारीख को हुआ हो। खैर एक काम करो सर, सबसे पहले तो ये पता करो कि इतनी भारी मात्रा में एसिड आया कहाँ से। यस सर। शहर में जितने भी सप्लायर्स हैं उन सबसे पता करो। यस सर। गायकवाड़ तुम आओ जरा मेरे साथ। हाँ नंतर बोल दो। हाँ बताइए साहब। बताना क्या है, मैं तो सिर्फ यही चाहता हूं कि आप मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए साहब। मुझे पूरा यकीन है कि डॉक्टर लेले ने और रेखा ने मेरे बेटे को गायब कर दिया है और वो रेखा कहीं छुप गई है। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि आपके बेटे को रेखा और डॉक्टर लेले ने गायब किया है? रेखा भी तो गायब है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने और आपके बेटे ने मिलकर रेखा को गायब किया है और अब आपका बेटा अंडरग्राउंड हो गया है और आप यहाँ पर उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आए हैं ताकि हमको आप दोनों पर शक ना हो। साहब आप ये क्या कह रहे हैं साहब? मैं तो अपने बेटे की कंप्लेंट लिखवाने आया था और आप उल्टा मुझे ही फंसा रहे हैं। साहब आप ही बताइए, मतलब इतना बड़ा ब्यूटी पार्लर कौन किसी को फ्री में चलाने के लिए देगा? साहब अमित ने मुझे पूरी बात बता दी थी। बेटे की मजबूरी में मैं आपसे मिलने आया। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। आप उसे ढूंढने की बजाय मुझ पर ही शक कर रहे हैं। देखिए हमारा काम सवाल पूछना है और हम हमारा काम कर रहे हैं। फिलहाल आप एक काम कीजिए, अमित और रेखा दोनों की डिटेल्स यहाँ पर लिखवा दीजिए। जैसे ही हमें कुछ भी पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। शंकर के मुताबिक उसकी अमित से आखिरी बार बातचीत 6 तारीख को हुई और 6 तारीख के बाद अमित और रेखा दोनों गायब हैं। वो जो एसिड में डालकर लाश डिस्ट्रॉय की गई थी उसके फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक वो मर्डर भी तो 6 या 7 तारीख को ही हुआ था। कहीं ये दोनों केसेस कनेक्टेड तो नहीं है? एक काम करो गायकवाड़, फॉरेंसिक टीम को लेकर अमित के घर जाओ और वहां से डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करो। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर ले ले। जी वो अंदर पेशेंट के साथ है। डरने की जरूरत नहीं, दवाई से ठीक हो जाएगा। कम इन, मैं लिख के दे। डॉक्टर ले ले। यस। हमें आपसे जरा बात करनी है। जी। शंकर बकवास कर रहा है सर। मुझे लगता है कि अमित और शंकर दोनों ने मिलकर रेखा को गायब किया है। ये बाप बेटे दोनों घटिया इंसान हैं। तो आपका यह कहना है कि शंकर ने आपके और रेखा के बारे में जो कुछ भी कहा वो सब झूठ है? सर रेखा मेरी बेटी जैसी है, वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़की है। कमाल है डॉक्टर साहब, लेकिन जो आपकी बेटी जैसी है वो इतने दिनों से गायब है और आपने कंप्लेंट तक नहीं लिखवाई। नहीं, मैं दरअसल आपके पास आने वाला था कंप्लेंट लिखवाने के लिए। मैं तो खुद हैरान हूं कि वो कैसे गायब होगी, कहां गायब हो गई। पार्लर में काम करने से पहले वो मेरे क्लिनिक में कंपाउंडर थी। कितना मारा है उसने तुम्हें? आज क्यों मारा? सर पैसे मांग रहा था वो, मेरे पास थे ही नहीं तो कहाँ से देती। यहाँ जो पगार मिलती है उससे बड़ी मुश्किल से घर चलता है, ऊपर से उसके दारू के खर्चे। देखा कब तक उस शराबी की मार सहती रहोगी? तुम उसकी पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करती? नहीं कर सकती सर। सर उसने मेरे लिए अपना घर, अपने बाबा को छोड़ दिया। मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, वो सुधर जाएगा। एक बार मुझे काम मिल जाए ना कुछ और, तो पैसों की दिक्कत खत्म हो जाएगी और सब कुछ सही हो जाएगा। इसमें मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। मेरी वाइफ माधुरी का एक ब्यूटी पार्लर है। 6 महीने पहले उसकी डेथ हो गई, तब से बंद पड़ा हुआ है। अगर तुम उसे संभाल सको तो देख लो। इसका मतलब उसने पार्लर ज्वाइन कर लिया, उसके बाद उसकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? नहीं सर, हालत और बिगड़ गई। सब ये इस वीक की बैलेंस शीट और ये कैश। वाह रेखा,
जब से तुमने पार्लर संभाला है अच्छा खासा बिजनेस हो रहा है। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। थैंक यू सो मच। अरे सर, आप थैंक यू क्यों बोल रहे हैं? थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। अगर आप पार्लर में मुझे मैनेजर की नौकरी नहीं देते तो पता नहीं मेरा क्या होता। नहीं नहीं, यू डिजर्व इट। वाह 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 वाह, चलने दो साली, तेरे से बात करने के लिए बोला। छोड़ो इसे, तुम मुझे बुला रही थी। अमित क्या कर रहे हो? और तेरे यार को देख के बड़े दांत दिखा रही है तू, हैं? कितना पैसा देता है तू? कितना पैसा देता है? अमित क्या बोल रहा है? इतना पैसा देता है इसको ये सब करने के लिए? बोल बोल साली, बाहर निकालो इसे, बाहर जाऊं मैं? क्यों बाहर जाऊं? ताकि तुम दोनों इधर रंगरलियां मना सको? हाँ साली, मेरी बीवी होके भी शर्म नहीं आती तेरे को? शर्म नहीं आती? हमारा फैमिली मैटर है। तुम चलो अमित, घर चलो। तेरे को मैं तो देख लूंगा, तेरे को देख लूंगा मैं। साला इधर लेके सब। सर पता नहीं जाहिल अमित के दिमाग में किसने बात डाल दी कि मेरे और रेखा के बीच में कुछ चल रहा है। सर मुझे लगता है उस पागल ने ही रेखा के साथ कुछ कर दिया है। आप अमित को ढूंढो सर। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी डॉक्टर साहब, आप बड़े कमाल के एम्प्लॉयर हैं। अपने सारे एम्प्लॉयज का इतना ख्याल कौन रखता है ना? या फिर आप सिर्फ रेखा का ख्याल रखते थे? मतलब उसके केस में कुछ स्पेशल था? नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपकी बेटी जैसी थी, लेकिन वो लड़की पिछले 6 दिनों से गायब है और आप कंप्लेन लिखवाने की बस सोच रहे थे। रेखा 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर गई थी, इसलिए कब वो गायब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। पिछले 1 हफ्ते में उसने मुझे कांटेक्ट ही नहीं किया। साहब रेखा का आदमी अमित एक नंबर का कान का कच्चा है साहब। तब पता नहीं किसी ने उसको डॉक्टर साहब और रेखा के बारे में क्या बात कह दी, लेकिन साहब मैं बताऊं आपको, रेखा को साहब अपनी बेटी की तरह मानते थे और हमेशा उसकी मदद करते थे। और साहब उसकी क्या, वो सबकी मदद करते थे। यहाँ तक कि जब रेखा ने उनसे विनती की कि उसके पति अमित को काम पे रख ले तो उन्होंने उसको ड्राइवर भी रख लिया। अमित को आखिरी बार कब देखा? साहब 7-8 दिन पहले देखा था साहब। सर यहीं पे झगड़ा करने आया था। बाहर निकलो। चुप। कुछ नहीं सुनने के तेरा मेरे को, समझा ना तू? साला बहुत शरीफ बनता है ये, बहुत शरीफ बनता है, लेकिन शरीफ नहीं है ये। आग लगा दी मेरे घर में, आग तूने। अब भी मेरे को मेरा पगार चाहिए, समझा ना तू? और तेरे इस गाड़ी के लिए दूसरा ड्राइवर ढूंढ ले तू। तेरी नौकरी पे तो लात मारता हूं मैं, नहीं चाहिए तेरी नौकरी। निकल, पैसा निकाल मेरा। निकल, दफा हो जाएगा सर। जाता हूं, लेकिन तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं, समझा ना तू? छोड़ेगा नहीं तेरे को मैं। साहब वो जैसे पगार लेके गया ना साहब, तब से वो वापस नहीं आया और रेखा भी तब से नहीं आई। कि अमित ने छोड़ के जाने के बाद तुम्हारे साहब ने कोई और ड्राइवर नहीं रखा? नहीं, अभी तक नहीं रखा। और साहब मुझे लगता है कि अब वो रखेंगे भी नहीं, क्योंकि साहब ने 2 ड्राइवर रखे, दोनों ही मक्कार निकले। 2 ड्राइवर? कि दूसरा कौन है? साहब अमित से पहले इकबाल नाम का ड्राइवर था साहब। साहब वो भी बहुत कमीना था, रेखा पर उसकी हमेशा गंदी नजर रहती थी। हाँ। ये रेखा, मैं तेरा ड्राइवर नहीं हूँ, डॉक्टर साहब का हूँ। मालकिन बन के पीछे बैठ रही है। आ गया, हाँ आ गया। क्या कर रहा है? अरे गुस्सा क्यों करती है? इतने तेरे अच्छे कान के। बहुत हो गया तेरा। औकात क्या है तेरी? शर्म नहीं तुझे ऐसी हरकत करते हुए? रेखा, इसे खींच के थप्पड़ मारो ताकि दोबारा किसी लड़की के साथ ऐसा करते हुए 10 बार सोचे। मारो, मैं कहता हूं मारो भाई, मारो उसे। ला गाड़ी की चाबी ला, निकाल जल्दी और दफा हो जा। तुम्हारा देखना नहीं यहां पर, समझा? चल निकल यहां से। ये बुढ़े पागल हो गए तू लड़की के चक्कर में। लड़की से थप्पड़ मरवाता है, छोड़ूंगा नहीं तुझे। चल निकल यहां से, दफा हो जा। देख मैं क्या करता हूं, मैं देख लूंगा। जा देख, मैं देखता हूं। चल निकल यहां से। तो रेखा की वजह से ही इस इकबाल को भी तुम्हारे डॉक्टर साहब ने काम से निकाल दिया? हाँ साहब। ठीक है। नहीं साहब,
हमारे यहाँ तो बहुत छोटी स्केल में सप्लाई होता है, इतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं होता है। और वैसे भी हमारा ज्यादातर सप्लाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट में होता है। और कोई अगर चाहता भी है कि इतना बड़ा केमिकल सप्लाई किसी को करे तो वो कंपनी रजिस्टर होना जरूरी होती है। क्या आप मुझे पुणे और आसपास की कंपनीज की लिस्ट दे सकते हैं जो इतनी क्वांटिटी में केमिकल्स खरीदती और बेचती है? क्यों नहीं साहब, आइए ना। इस रमेश ने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है वो हमारे बहुत काम आ सकती है गायकवाड़। बस एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, यही इन्फॉर्मेशन हमें डॉक्टर लेले ने क्यों नहीं दी? सर समझ में तो ये भी नहीं आ रहा है कि ये डॉक्टर हमारी बातें ऐसे छुप छुप के क्यों सुन रहा था। इसकी वजह कोई भी हो सकती है। इन बातों के जवाब हमें इकबाल देगा। एक काम करो, उसको पुलिस स्टेशन बुलाओ। और एक और बात गायकवाड़, इस डॉक्टर लेले के ब्यूटी पार्लर में भी पूछताछ करो। पता तो चले कि इस डॉक्टर ने हमें जो कहानी सुनाई है वो सच है भी या नहीं। रेखा बहुत अच्छी लड़की है, मेहनती भी है, सब पर ध्यान देती है और सबका ख्याल भी रखती है। उसका पति अमित, उसे जानते हैं आप? हाँ साहब, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आया। शुरू में रेखा से वो बहुत प्यार करता था और बहुत ध्यान देता था और रोज आता भी था। वो काम में लेट तो होता है साहब, पर रेखा तो कुछ और ही थी। कुछ और मतलब? रेखा पर डॉक्टर साहब कुछ ज्यादा ही मेहरबान थे। और देखिए ना साहब, हम सभी लड़कियों के पास काफी सालों का एक्सपीरियंस है और रेखा तो फ्रेशर थी, फिर भी उसे सीधा मैनेजर बना दिया। तो आपको लगता है कि डॉक्टर और रेखा का अफेयर चल रहा था? देखकर तो कुछ ऐसा ही लगता है साहब। खाली दिमाग शैतान का घर होता है और अमित के साथ भी यही हो रहा था और वो रेखा की जान लेने पे तुला था। चल अमित, क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे, जाओ यहाँ से अभी, बाहर निकलो यहाँ से। देख लूंगा तेरे को मैं, जाओ। देख लूंगा। तेरी तो साली अपने यार की वजह से नखरा कर रही है ना तू। तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं मैं, मार डालूंगा तुम दोनों को। रेखा के घर से उसे कोई मिलने आता था? सर उसके घर से तो कोई नहीं आता था, पर उनके ससुर आते थे ठीक सैलरी मिलने के टाइम पे। उसका ससुर वो शंकर? जी सर, रेखा हर महीने 10 से 20 हजार रुपए अपने ससुर को देती थी। ये तेरी मेरे बेटे को फंसाने की कीमत है। लेकिन वो इतने सारे पैसे उसे देती क्यों थी? ये सब तो उसने कभी नहीं बताया। यहाँ पार्लर में रेखा सबसे ज्यादा बात किससे करती थी? सुनीता से। पर सुनीता आज पार्लर में नहीं है, शादी में गई है ना, इसलिए छुट्टी पर है। सर ये शंकर तो खिलाड़ी लग रहा है। अब तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि शंकर ने अपने बेटे अमित के साथ मिलकर रेखा को मारा हो और फिर वो अंडरग्राउंड हो गया। और इस अमित का फोन 5 तारीख से स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन रेखा को मारने का मोटिव जितना शंकर और अमित के पास है उतना ही डॉक्टर लेले के पास भी तो है। क्योंकि अगर डॉक्टर लेले और रेखा का अफेयर था तो उस अफेयर के पब्लिक हो जाने के डर से, बदनामी के डर से लेले ने रेखा को मारा होगा। गायकवाड़, सबसे पहले तो हमें यह पता करना होगा कि वो लाश वाकई रेखा की है भी या नहीं, या किसी और की है। फॉरेंसिक से जल्द डीएनए रिपोर्ट मंगाओ। जी सर, लेकिन अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि रेखा की ऐसी क्या मजबूरी होगी कि वो अपने ससुर को पैसे देती। इसका जवाब शायद एक आदमी हमें दे सकता है। सर अमित जब कुछ काम नहीं करता था तो उसके बाप शंकर से पैसे लेता था। शंकर इसी बात का फायदा उठा रहा था। उसने अमित के सामने एक डील रखी थी कि या तो वो उसका पैसा वापस कर दे या रेखा को छोड़ दे। रेखा बेचारी अकेली अपनी शादी बचाने के लिए उसके पति का कर्जा चुका रही थी। मैंने कहा था तुझसे इससे दूर रहे, लेकिन तू ऐसे नहीं मानेगी। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। सिद्धांत क्या कर रहा है यार, सब लोग देख रहे हैं। तू एक सेकंड मेरी बात सुन। मैं हाथ छोड़ मेरा। सिद्धांत मेरे लिए प्लीज बैठ के बात करते हैं, सब लोग देख रहे हैं। प्लीज मेरे लिए प्लीज बैठ, मैं बताता हूँ ना उनको। बैठ अमिता। सिद्धांत मैंने इसे बुलाया यहाँ पे मिलने के लिए, इसे ये बताने के लिए कि मैं इसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। झूठ मत बोल मयंक। ठीक है सिद्धांत, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तेरे सामने बात कर लेते हैं। देखो नमिता, मैं अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता।
सब क्या हुआ है? मुझे यहाँ क्यों बिठा के रखा है? क्योंकि तूने हमें यह बताया नहीं कि तूने अपने बेटे को पैसे उधार दिए थे और उसकी वसूली तो अपनी बहू से कर रहा था। शायद इसमें तुम दोनों इन्वॉल्व थे, तुम बाप बेटे। और जब तेरी बहू ये बात जान गई तो उसने पैसे देने से इनकार कर दिया और उसी गुस्से में तूने और तेरे बेटे ने तेरी बहू का मर्डर कर दिया। अब बता, रेखा को कैसे मारा, और ये भी बता कि तेरा बेटा अमित अभी कहाँ छुपा बैठा है। साहब, मैं क्यों मारूंगा रेखा को? हाँ, मैं उससे पैसे जरूर लेता था ताकि उस पर दबाव बढ़ा सकूं और वो तंग आकर अमित के साथ अपने गांव वापस चली जाए और मैं उनकी शादी बचा सकूं। अगर वो डॉक्टर लेले के साथ रहती तो कुछ नहीं बदलता साहब, और उसके पैसे की मुझे कोई जरूरत नहीं थी साहब। मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है और मेरे बाद में वो उन दोनों का ही होना था ना साहब। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया और अमित और रेखा कहाँ है मुझे नहीं पता। सच बोल रहा हूँ साहब। डॉक्टर लेले ने रेखा को अपने पार्लर का इंचार्ज बना दिया, जिससे रेखा की फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन उसके बाद रेखा का ससुर शंकर रेखा से पैसे मांगने लगा और रेखा का पति अमित रेखा पर शक करने लगा। अब रेखा और अमित दोनों गायब है। शंकर डॉक्टर लेले पर इल्जाम लगा रहा है और डॉक्टर लेले शंकर और अमित दोनों पर शक कर रहे हैं। ये केस तो सुलझने के बजाय ज्यादा उलझता ही जा रहा है गायकवाड़। हमारे पास बहुत सारे डॉट्स हैं, लेकिन इन डॉट्स को जोड़ने वाली कोई कड़ी हमारे पास नहीं है। 2 लोग गायब हो चुके थे और हमारे हाथ एक लाश लगी थी। हम इस बात को लेकर भी श्योर नहीं थे कि वो लाश इन्हीं दोनों में से किसी एक की थी या नहीं। हम हर छोटी से छोटी पॉसिबिलिटी को चेक कर रहे थे और तभी हमारे हाथ डीएनए रिपोर्ट आई, जिसने हमारा काम थोड़ा सा आसान कर दिया। क्योंकि डीएनए रिपोर्ट से साबित हो गया कि जिस लाश के टुकड़े करके उसे एसिड में डिस्ट्रॉय किया गया था वो लाश रेखा की ही थी। अब सवाल यह था कि रेखा को इतनी दर्दनाक मौत किसने दी और क्यों दी? अमित कहाँ था? क्या अमित ने ही रेखा को मारा था और अब वो गायब था? ये सारे सवाल अभी भी बने हुए थे। तभी हमारे हाथ एक ऐसी लीड लगी जिसने इस केस को एक नई दिशा दे दी। सब बता दो साहब। माना अपन ने बदतमीजी किया था, लेकिन उसने भी तो साहब सब लोगों के सामने अपन को थप्पड़ मारी ना साहब, इसलिए हिसाब बराबर हो गया ना साहब। हिसाब बराबर हुआ नहीं, तूने बाद में किया। उसने तुझे थप्पड़ मार के तेरी बेइज्जती की थी और तूने उसे धमकी दी थी, छोड़ूंगा नहीं तुझे, और उस धमकी को तूने उसे मार के पूरा किया है ना? अरे नहीं साहब मैंने वो गुस्से में बोला था साहब। माना अपन ने गलती की, लेकिन अपने को क्या लगा वो अगर डॉक्टर साहब के साथ चक्कर चला सकती है तो अपना भी हाथ अगर उसको लगाए तो वो क्यों बुरा मानेगी। लेकिन साहब उसने तो बवाल ही कर दिया साहब। तेरे को कैसे मालूम रे उसका डॉक्टर के साथ चक्कर चल रहा था? हाँ साहब अपन 3 बरस से उधर काम कर रहा था, अपन डॉक्टर साहब को पहचानता है ना साहब। और साहब ड्राइवर है अपन, अपनी नजरें आगे भी रहती है और पिछले वाले सीट पे भी रहती है साहब। सिद्धांत को लेके तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, सब संभालूंगा। उसे प्यार से समझाऊंगा तो समझ जाएगा। ये सिद्धांत कौन है और उसको रेखा से क्या प्रॉब्लम थी? साहब सिद्धांत डॉक्टर साहब का बेटा साहब। उसको तो एक आंख से पसंद भी नहीं थी रेखा, वो बहुत नफरत करता था साहब। अपन अपनी आंखों से देखा है ना साहब। साली 2 कोड़े की औरत अपनी औकात में रहकर समझी। बाबा चुप। इस घर की मालकिन बनने के सपने मत देख। मेरे पापा से दूर रहे वरना जान से मार दूंगा तुझे। ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने क्या किया है? छोड़िए। माँ की जगह लेने के लिए मेरे पापा के साथ प्यार का झूठा नाटक कर रही है तू। नहीं, मैं तुझे मेरी माँ की जगह नहीं लेने दूंगा। मेरे पापा से छोड़ो उसे। छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? वैसे कहीं क्यों? तुम्हें हिम्मत कैसे उसे हाथ लगाने की? निकल जा मेरे घर से, निकल जा मेरे घर से। आज के बाद मेरे घर में कदम मत रखना। आउट।
साहब अपन को तो फुल डाउट है साहब, सिद्धांत बाबा ने ही कुछ किया है रेखा के साथ। अच्छा, सिद्धांत ने रेखा को धमकी दी तो तू बोल रहा है उसने उसका मर्डर कर दिया। धमकी तो तूने भी दी थी साले, तो इसका मतलब तूने भी मर्डर किया? साहब अपन काय को मर्डर करेगा साहब, जिस दिन अपना वो घर छूटा उस घर से अपना वास्ता उसी दिन से छूट गया साहब। तू नाटक बहुत अच्छा करता है रे इकबाल, करडे याची सगळी नाटकं बाहेर काढा। साहब गायकवाड़, अगर ये इकबाल सच कह रहा है तो इस केस में एक बहुत जरूरी क्लू हमारे हाथ लगा है, लेकिन सबसे पहले महेश और बाकी नौकरों से ये क्रॉस चेक करना होगा कि इकबाल के बयान में कितनी सच्चाई है। एक और काम करो, इस डॉक्टर सिद्धांत की पूरी कुंडली निकालो और उसे पुलिस स्टेशन बुलाओ। सर, अलग अलग कंपनी के नाम से माल लेते हैं, फिर भी इस केमिकल की हमेशा शॉर्टेज रहती है। सर, ये केमिकल का डिमांड ज़्यादा रहता है और सप्लाई कम रहती है। हाँ बोला सर, एक खास इन्फॉर्मेशन मिली है, केमिकल्स की शॉर्टेज पूरी करने के लिए एक ही कंपनी अलग अलग नाम से केमिकल्स खरीदती है। इसका मतलब ये हो सकता है कि किलर ने अलग अलग आईडीज यूज करके एसिड खरीदा। यस सर। एक काम करो, ये पता करो कि किन किन कंपनीज ने अलग अलग आईडीज का इस्तेमाल करके एसिड खरीदा है, और हो सकता है कि ये एसिड रेखा की मौत के कुछ दिन पहले खरीदा गया हो। राइट सर। तुमने रेखा के साथ मारपीट की थी क्योंकि वो और उसका पति मेरे बाबा को बेवकूफ बना रहे थे, हमारा सब कुछ हड़पना चाहते थे। तुमने उसे धमकी भी दी थी कि तुम उसको जान से मार डालोगे, और तुमने मार दिया। सर, धमकी मैंने गुस्से में दी थी, मैंने उसे नहीं मारा सर, मैंने कुछ नहीं किया। अगर लोगों की बातों में आकर तुम उसे धमकी दे सकते हो तो तुम उसे मार क्यों नहीं सकते? हाँ सर, मैंने लोगों से सुना था, लेकिन मैंने यकीन तब किया जब बाबा ने मुझे खुद कहा कि रेखा के पेट में जो बच्चा है वो उनका है। डैड, मैं कब से आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। रेखा के पेट में आपका बच्चा है? क्या बकवास कर रहा है तू? क्या आप उसके बच्चे के बाप हैं? सिद्धार्थ, तुम्हारी हिम्मत! आज मैं आपसे नहीं डरने वाला। जवाब दीजिए, रेखा के पेट में आपका बच्चा है या नहीं? हाँ है। मैं ही उस बच्चे का बाप हूँ, रेखा के बच्चे का बाप मैं हूँ। क्या कर लोगे? बोलो, क्या कर लोगे तुम? सर, उस दिन के बाद से मैं बाबा से कभी नहीं मिला, ना ही उनकी शक्ल देखी। 6 अक्टूबर को रेखा गायब हुई, उस दिन तुम कहाँ थे? सर, 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर मैं चेन्नई में था, मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक यू। गायकवाड़, इसका स्टेटमेंट क्रॉस चेक करो, इसके मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल सब कुछ निकालो और नजर रखो इस पर। सिद्धांत के बयान के मुताबिक डॉक्टर लेले ने खुद उसे अपने और रेखा के संबंधों के बारे में और होने वाले बच्चे के बारे में बताया। सिद्धांत का यह भी कहना है कि रेखा और अमित दोनों डॉक्टर लेले से पैसे निकलवाना चाहते थे। अब हो सकता है कि डॉक्टर लेले को यह बात पता चल गई हो और उसी ने अमित और रेखा दोनों का मर्डर कर दिया हो। रेखा की बॉडी के बारे में हमें पता चल चुका है, लेकिन अमित का अभी तक कोई पता नहीं। सर, अगर उस डॉक्टर से अपनी तरह से उगलवाए तो? नहीं, जब तक हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है हम डॉक्टर को उठा नहीं सकते, वो बेल पर छूट जाएगा। हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि डॉक्टर की इस पूरे मैटर में एग्जैक्टली क्या इन्वॉल्वमेंट है, तभी उस पर हाथ डाल सकते हैं। सर, हमने शंकर सावंत को बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। एक काम करो, उसका फोन सर्विलेंस पे डाल दो और जैसे ही ऑन होता है उठा लो उसको। सर। गायकवाड़, उस अमित के फोन का क्या स्टेटस है? सर, उसका फोन कंटिन्यूसली स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन रेखा की कॉल रिकॉर्ड से मोबाइल लोकेशंस आ गए हैं। जिस दिन वो गायब हुई थी वो मैटरनिटी क्लिनिक गई थी, और उसी दिन उसने अपने एक अच्छी दोस्त और कलीग सुनीता उसे 5 से 6 बार कॉल किया था। सर, ये आपसे मिलना चाहती हैं। जी कहिए। सर, मैं सुनीता, रेखा की कलीग और दोस्त। आपने बुलाया था मुझे? ओह यस, बैठिए बैठिए। एक बात बताइए सुनीता जी, 6 तारीख को आपकी रेखा से फोन पर बात हुई थी? हाँ सर, हम उस दिन मिले भी थे। कितने बजे? सुबह 10 बजे। उसके पति को ऐसा लगता था कि रेखा के पेट में जो बच्चा है वो डॉक्टर प्रदीप का है, इसलिए वो अबॉर्ट करना चाहती थी बच्चा। तो रेखा का पति रेखा पर शक करता था, इसलिए रेखा ने अपने बच्चे को अबॉर्ट करवा दिया? सर, शक की वजह से नहीं सर, दरअसल वो बहुत दुखी थी। उसने हॉस्पिटल से आते वक्त मुझे ये बताया था। अगर ये बच्चा आता तो वो नाजायज ही कहलाता।
मुझे कुछ हो जाए आगे तो उसे कौन पालता? ठीक है, आप जा सकती हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको वापस बुला लेंगे। ठीक है सर। थैंक यू। पाटिल भाई, जरा गायकवाडला पाठव। ओके सर। सर। गायकवाड, रेखा के फीटस के साथ अमित और डॉक्टर लेले दोनों का डीएनए मैच करके देखो, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है कि ये बच्चा डॉक्टर लेले का ही है और इसीलिए अमित ने उसे अपनाने से मना कर दिया, और डॉक्टर लेले ने भी सोसाइटी प्रेशर की वजह से, अपने बेटे के प्रेशर की वजह से उसे अपनाने से मना कर दिया। अब रेखा को अबॉर्शन करवाने के अलावा कोई और चारा नहीं था, लेकिन डॉक्टर लेले ये नहीं जानता था कि रेखा ने अबॉर्शन करवाया है, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए उसने रेखा को और अमित को दोनों को गायब कर दिया। शायद डॉक्टर लेले को ये लगा हो कि रेखा के गायब होने का इल्जाम अमित पे लग जाएगा और वो साफ बच जाएगा। एग्जैक्टली। इस डॉक्टर लेले को पुलिस स्टेशन बुलाओ। सर। सर, घर में कहीं भी कोई फोर्स एंट्री के निशान नहीं, बॉडी पे भी कहीं कोई एक्सटर्नल इंजरी मार्क्स नहीं, लेकिन सर यहाँ गले पे, ये देखिए, यहाँ पे कुछ इंजरी मार्क्स हैं, स्वेलिंग भी आ गई है, लेकिन क्या है, कैसे हुआ है, कुछ पता नहीं चल रहा। लगता तो ये मर्डर ही है गायकवाड, और हो सकता है कि जिसने भी ये मर्डर किया है उसे इस घर में फोर्स्ड एंट्री करने की जरूरत ही नहीं। सर, इंजेक्शन मिला। इस तो खाली लग रहा है गायकवाड। हो सकता है गले पर ये जो 2 मार्क्स है वो इसी की वजह से। देखो निडल देखो, जमा करा। सर, 1 मिनट। सर यहाँ आइए। सर ये देखिए, सीसीटीवी कैमरा। सर कैमरा तो वर्किंग है, इसका कंट्रोल पीछे की तरफ है और किसी ने इसका मेन स्विच ऑफ कर दिया है। सर ऐसा लगता है कि इस घर में घुस के डॉक्टर साहब पर हमला करने वाला उनकी जान पहचान का हो सकता है। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा था? मैंने देखा था साहब। कल संडे था तो संडे को साहब पूरा दिन घर में ही रहते हैं और मेरा भी शाम को 4 बजे छुट्टी हो जाती है, तो मैं घर चला गया था साहब। लेकिन जब मैं सुबह आके देखा तो मैंने साहब बोल, अपने बाप का मर्डर क्यों किया? बोल। सर, मैं उन्हें क्यों मारूंगा सर? आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने उन्हें मारा है? प्रूफ? तेरे पिता की मौत एम्बोलिक स्ट्रोक की वजह से हुई है। आदमी को एम्बोलिक स्ट्रोक कब और कैसे आता है ये तो तू बहुत अच्छी तरह से जानता होगा, डॉक्टर है तू, है ना? तेरे और मयंक के रिलेशनशिप के बारे में तूने अपने पिता को बताया था? क्या तूने उनको यह बताया था कि तू लड़कियों में नहीं लड़कों में इंटरेस्टेड है? नहीं बताया था। इसका मतलब तूने ये बात उनसे छुपाई थी। तुझे इस बात का डर था कि वो ये रिलेशनशिप कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसी डर की वजह से तूने उनकी जान ले ली। जिस दिन पापा की डेथ हुई मैं हॉस्पिटल पर था, नाइट ड्यूटी पर। आप हॉस्पिटल का सीसीटीवी चेक कीजिए, मेरा फोन लोकेशन ट्रैक कीजिए। मैं मुंबई में था सर। ओहो, डिटेक्टिव हैं? मेडिकल के साथ साथ ये भी पढ़ाई कर लिया आपने, डॉक्टर। लेकिन आदमी मुंबई से पुणे आ गया, इसका मतलब उसका मोबाइल भी मुंबई से पुणे आ गया, ऐसा नहीं होता। तू पुणे आया, तूने अपने फादर का मर्डर किया, लेकिन तेरा मोबाइल तूने मुंबई में ही छोड़ा था। और जिस कॉन्फिडेंस से तू ये सब कह रहा है, तूने ये सेफ्टी तो जरूर ली होगी। सर, मैं सच कह रहा हूं सर। मैं अपने बाबा को क्यों मारूंगा सर? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। सर, हमें एक इंपॉर्टेंट लीड मिली है। साहब क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? बेटा कहाँ है तेरा? मालूम नहीं साहब। कर दे, घर चेक करा। सर पकड़ो इसे, पकड़ा ला। साहब मैंने कुछ किया। साहब मत मारो। साहब करड़े बस।
बोले अभी पोपट की तरह बोल, वरना करड़े मिर्ची लेके आ जाएगा, समझा? चल बोल। सब रेखा से मैं बहुत प्यार करता था साहब, लेकिन उसने मेरे को बहुत धोखा दिया साहब। डॉक्टर का बच्चा अपने पेट में लेके घूम रही थी साहब। वो डीएनए टेस्ट से यह साबित हो चुका है कि रेखा के पेट में जो बच्चा था वो तेरा बच्चा था। साहब उस कमीने डॉक्टर प्रदीप की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई साहब। उसने नहीं, तूने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद की। तूने अपनी बीवी की जान ली, उसे जान से मार दिया तूने। नहीं साहब, मैं उससे बहुत प्यार करता था साहब, मैंने नहीं मारा उसको। नहीं मारा साहब। और डॉक्टर प्रदीप को? डॉक्टर प्रदीप को तू नहीं मारा। तुझे ऐसे लगा कि तू उसके घर के सीसीटीवी कैमरा की स्विच ऑफ कर देगा तो हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन तू ये भूल गया कि उसके बंगले के आसपास और भी बंगले थे जहां पे सीसीटीवी कैमरा थे, जिसमें तू साफ पकड़ा गया है। अब सीधी तरह से बोल, वरना मिर्ची खाएगा। साहब रेखा के मौत की खबर मैंने अखबार में पढ़ी तो मेरे को बहुत गुस्सा आया साहब। उस डॉक्टर प्रदीप ने उसको जितना चाहा उतना यूज किया और फिर मार डाला साहब। तो उसका मरना भी तो तय था ना। सब मेरे को पता था कि संडे को वो अकेला रहता है, इसलिए मैं संडे को उसके घर गया, सीसीटीवी का स्विच ऑफ किया। क्या करना है? क्या क्यों आया तुमने को यहाँ से? मेरी बीवी के साथ अच्छा नहीं किया तूने। तो होश में नहीं है मैं, तू जा यहाँ से। क्या करना चाहता है? अभी तू सर, पुणे के सेम एड्रेस पर रजिस्टर्ड 2 ट्रेडिंग कंपनी ने 5 अक्टूबर के दिन अलग अलग सप्लायर से 2 ड्रम खरीदे थे और जिसने ड्रम खरीदे हैं उसके इस केस से कनेक्शन है। सर, मैं और नमिता एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन मेरे पास जॉब नहीं थी और मुझे लग्जरी लाइफस्टाइल की आदत थी, जिसे पूरी करने के लिए मैं सिद्धांत के साथ रिलेशनशिप में था। इस सब का रेखा से क्या लेना देना है? उसको क्यों मारा तूने? सर, क्योंकि सिद्धांत की उसके डैड के साथ लड़ाई हो गई थी और उन्होंने उसे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करने के लिए कहा था, जिसकी वजह से सिद्धांत काफ़ी परेशान था। पापा ने मुझे धमकी दी कि मुझे घर से निकाल देंगे, जायदाद से बेदखल कर देंगे। पापा बोल रहे थे कि सब कुछ रेखा और उसके बच्चे के नाम हो जाएगा। सिद्धांत अपने इंटर्नशिप पर था। उसके डैड उसे हर महीने अच्छे खासे पैसे भेजते थे, जिसकी वजह से मेरा खर्चा चलता था। जब मुझे पता चला कि उसके डैड उसे प्रॉपर्टी से बेदखल करने वाले हैं तो मैं डर गया था। मुझे लगा अब मेरी आगे की लाइफ कैसे कटेगी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं रेखा और उसके बच्चे को मार दूंगा। मैं उस पर नज़र रखने लग गया और जब वो हॉस्पिटल से बाहर आई तो काफ़ी देर तक मैंने उसका पीछा किया और जैसे ही मुझे मौका मिला तू रेखा पर नजर रखे हुए था तो तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि वो लड़की 4 से 6 घंटे एक अबॉर्शन करने वाले हॉस्पिटल में क्या करने गई थी? अगर तूने अपना कॉमन सेंस यूज किया होता ना तो आज तू इस तरह से मेरे सामने नहीं बैठा होता और आज रेखा जिंदा होती।